नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मैक्रो लेसन प्लान 26 के बारे में बात करेंगे। आपकी जो भी पाठ्य योजना संख्या होगी, आप इस लेसन को वह पाठ्य योजना संख्या दे सकते हो। आज का लेसन प्लान 8th क्लास का है। सब्जेक्ट रहेगा टीचिंग ऑफ सोशल साइंस और आज का जो टॉपिक है वह है खनिज और शक्ति संसाधन व ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। और ये आपका इसी लेसन का सेकंड पार्ट है। हमने पिछले लेसन प्लान में इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है, यानी 25 लेसन में हमने इस लेसन की एक और वीडियो कवर की है। और कक्षा की टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट और डेट जब भी आप इस लेसन प्लान को बच्चों को पढ़ाएंगे उस दिन की आप डेट डाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है। सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में लिखना है कि पाठ के अंत में विद्यार्थी निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पहला उद्देश्य है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अर्थ स्पष्ट करने में। दूसरा है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को सूचीबद्ध करने में। तीसरा है सौर ऊर्जा के उदाहरण देने में। और अगला है पवन ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करने में। और पांचवा है आपका बायोगैस के उपयोग लिखने में। उसके बाद आपने टीचिंग एड का प्रयोग करना है। टीचिंग एड में आपने ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, संकेतक इत्यादि का आपने प्रयोग करना है। उसके बाद आपने विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आपने चार्ट, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को दर्शाता हुआ एक चार्ट बनाना है, जिसमें आपने या तो आप मॉडल भी लिख के जा सकते हो या चार्ट भी, या कुछ भी बच्चों को, या वर्किंग मॉडल भी हो सकता है, ताकि बच्चों को वह टॉपिक और आसानी से समझ आए और आपकी टीचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बने। उसके बाद आपने पीके टेस्टिंग करनी है। पीके टेस्टिंग में आपने बच्चों से प्रश्न पूछना है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है। बच्चे उत्तर देते कहते हुए सूर्य। अगला प्रश्न आपने पूछना है कि काला सोना किसे कहते हैं। बच्चे उत्तर देते हुए कहेंगे कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न आपने पूछना है कि ऊर्जा के कुछ स्रोतों के नाम बताइए। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं ईंधन और कोयला। उसके बाद आप अगला प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हो कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसमें बच्चे का उत्तर जो होगा वो होगा निरुत्तर। निरुत्तर मिलने के बाद आपने क्या करना है, अपने टॉपिक की उद्घोषणा करनी है, यानी प्रकरण की उद्घोषणा या अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, कि विद्यार्थियों ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम आदि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और ये क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा के नवीकरणीय साधन है। पर्यावरण संरक्षण के लिए गैर परंपरागत स्रोतों को प्रयोग में लाया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपने प्रस्तुतिकरण करना है, यानी जो अपने बच्चों को पढ़ाना है उस कंटेंट के बारे में आपने बात करनी है। तो सबसे पहले आपने कंटेंट में लिखना है ऊर्जा के स्रोत या परंपरागत स्रोतों के, गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो पीपल टीचर एक्टिविटी में आपने क्या करना है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग में लाना चाहिए। उसके बाद जो आपका अगला शिक्षण बिंदु होगा वह होगा सौर ऊर्जा। और बच्चों की क्या क्रिया होगी, सभी बच्चे सुन रहे होंगे या ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। आप इस प्रकार से लिख सकते हो पीपल एक्टिविटी में। अगला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से प्राप्त और सौर सेलों में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इसमें से कई खेलों को सौर पैनल से तापमान व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कूलर, सौर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। और
इसमें क्या करना है, छात्र अध्यापिका कक्षा कक्ष में घूमते हुए। अगर आप अध्यापक है तो आप लिखेंगे छात्र अध्यापक कक्षा कक्ष में घूमते हुए। उसके बाद क्या है कि विद्यार्थियों पवन ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। ये क्या है, आप प्रश्न पूछ रहे हो बच्चों से, तो आपने किसी बच्चे को कक्षा में खड़े करके बोलना है कि बेटा आप बताइए। तो बच्चा उत्तर देते हुए कहता है कि पवन चक्कियाँ। शाबाश। आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन पूछा कि सौर ऊर्जा के कोई उदाहरण बताइए, तो बच्चे ने सही उत्तर दिया है कि पवन चक्कियाँ जो है वो सौर ऊर्जा का एक उदाहरण है। तो जैसे ही बच्चे ने सही उत्तर दिया तो आपने उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है कि शाबाश बैठ जाइए। अगला आपका शिक्षण बिंदु होगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का एक असामान्य स्रोत है। पवन चक्कियों का प्रयोग अनाज को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकालीन से यानी पुराने समय से चलता आ रहा है। पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्कियों को घुमाती हैं। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और जो भी आपका शिक्षण बिंदु होगा यानी कंटेंट होगा वही आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है। अगला है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थों जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्र में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोप हैं। उसके बाद जो आपका अगला कार्य होगा वह होगा शिक्षण सहायक सामग्री से बच्चों को समझाना कि हमारे परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए अब शिक्षण सहायक सामग्री की ओर चलते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री आप इस प्रकार से बना सकते हो। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, जिसमें आप परमाणु ऊर्जा जैसे जो भाप से बनती है, फिर क्या है जनरेटर है, भूतापीय ऊर्जा जैसे कुआं जल किस तरीके से निकाला जाता है, आपको पता है कि टरबाइन के माध्यम से या जनरेटर के माध्यम से ही ये सारी कार्य होते हैं। और कौन करता है, बिजली किस तरीके से बनती है, जब टरबाइन घूमती है। तो ये क्या है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का हम प्रयोग करते हैं ताकि हम गैर परंपरागत स्रोत बना सकें। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आप इस तरीके से भी इस टॉपिक की शिक्षण सहायक सामग्री बना सकते हो। शिक्षण सहायक सामग्री को प्रस्तुत करने के पश्चात आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो कि विद्यार्थियों भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। आप किसी बच्चे को खड़ा करके पूछ सकते हो। जैसे ही बच्चे ने उत्तर दिया कि तमिलनाडु और राजस्थान, तो हाँ ये बिल्कुल सही उत्तर है कि भारत में परमाणु ऊर्जा के जो मुख्य केंद्र हैं वह तमिलनाडु और राजस्थान है। तो आपने बच्चों को रीइंफोर्समेंट देनी है उस बच्चे ने जो सही उत्तर दिया है कि शाबाश बैठ जाइए। उसके बाद जो आपने फिर दोबारा से अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है कि विद्यार्थियों भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोठा के नज़दीक राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरेश और कर्नाटक हैं। ये उन क्षेत्रों के नाम हैं जहाँ की परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं भारत में। उसके बाद जो आपका अगला शिक्षण बिंदु है वह है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो ताप ऊर्जा हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है या की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहरी या गहराई बढ़ाने के जैसे हम गहराई बढ़ाते हैं पृथ्वी में के साथ साथ तापमान में भी लगातार वृद्धि हो जाती है। कभी कभी यह ऊर्जा भूस्तर पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। अगला जो आपका शिक्षण बिंदु है वह है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का जो केंद्र होता है या विद्रोहन समुद्र के सक्रिय कहाँ होता है, गहराई में होता है या मुहाने में बांधों के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार का उपयोग मेघ में स्थित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। अगला जो आपका शिक्षण बिंदु है वह है बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष
पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन के बदला जाता है। इसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस रखना किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बायोगैस का प्रयोग जो है वो खाना पकाने तथा विद्युत ऊर्जा का सर्वोत्तम ईंधन है और इसे जैव खाद का उत्पादन होता है। तो ये थी आपकी प्रस्तुतिकरण समाप्त होने के पश्चात अब आपका जो अगला कार्य होगा वह होगा पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति भी आपकी उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से आपने टॉपिक की अनाउंसमेंट की होती है, परंतु इसमें भिन्न ये होता है कि जो आपने इस कक्षा में बच्चों को बताया है वह आपने समराइज़ करना है कि आज हमने इस कक्षा में बच्चों को क्या सिखाया और बच्चे किस चीज़ में सक्षम हुए और हमने उन्हें कौन सा टॉपिक पढ़ाया। तो विद्यार्थियों, आज हमने ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अध्ययन किया, जिसमें जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसीलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय या नवीनतम हो सकते हैं, ये नवीकरणीय है। उसके बाद आपने क्या करना है? इवैल्यूएशन में आपने लिखना है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अर्थ बताइए। अगला आपने प्रश्न पूछना है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। और अगला प्रश्न है कि पवन ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा में क्या अंतर है। और लास्ट प्रश्न आपने बच्चों से पूछना है कि बायोगैस के उपयोग लिखिए। और बच्चों को आपने होमवर्क देना है। इन्होंने होमवर्क में 2 प्रश्न दिए हैं, आप 2 या 3 प्रश्न दे सकते हो बुक में से। वो प्रश्न आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही बच्चों को लिखकर देने हैं। पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस संसाधनों से संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। अगला है 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप ऊर्जा बचा सकते हैं या घर की ऊर्जा बचा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और हैंड मेड आपको अगर लेसन प्लान की वीडियो चाहिए होगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशन से संबंधित वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।